वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेसन के समाप्ति में हम लोगों ने एसी जनरेटर किया था और एसी जनरेटर में हम लोगों ने थोड़ा अल्टरनेटिंग करंट को समझ लिया था। तो आज से मैं लेसन स्टार्ट करता हूं अल्टरनेटिंग करंट। इसको समझने के लिए मैंने ये फिगर ड्रॉ कर रखा है। यहाँ आप अल्टरनेटिंग करंट का फेज डायग्राम समझेंगे, उसका साइनोसॉइडल ग्राफ समझेंगे। तो पहले ये देख लें, इस फिगर पे गौर करें। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और मान लीजिए इस पूरे बोर्ड के प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड एलोंग एक्स एक्सिस है, एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी आप ऐसा मान सकते हैं कि इधर कोई नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहे हैं। और इनिशियली जब टाइम 0 है तो कॉइल, मैंने इस नोटबुक को कॉइल माना है, कॉइल का पोजीशन ये है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉइल का इनिशियली पोजीशन ये है और यहां से ये घूमना स्टार्ट करता है ओमेगा एंगुलर स्पीड से और यहां से घूमते हुए थीटा एंगल रोटेट करने में इसको टाइम टी लगते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी और इस रिलेशन से थीटा इज इक्वल टू हो गया ओमेगा टी, यानी थीटा के जगह पर हम लोग ओमेगा टी पुट कर देंगे। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि इनिशियली जब कॉइल इस पोजीशन में है तो कॉइल के प्लेन से परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एलोंग मैग्नेटिक फील्ड है और जब कॉइल थीटा एंगल रोटेट कर गया तो एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल रोटेट कर गया। यानी कॉइल रोटेट करता जाएगा और इससे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर भी रोटेट करता जाएगा। तो मैंने फिगर में सिर्फ समझिए कि एरिया वेक्टर को बनाया है, इसके हिसाब से आप समझ लेंगे कि कॉइल इससे परपेंडिकुलर कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनिशियली एरिया वेक्टर का ये पोजीशन है, यानी जब एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है, यानी एलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होता है। ये हमें पता है, ये हमने जनरेटर में भी आपको पढ़ा रखा है। क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आता था, एन बी ए ओमेगा साइन थीटा, थीटा के जगह पर मैंने ओमेगा टी लिख दिया और इसी एन बी ए ओमेगा के जगह पे ई नॉट एक्सप्रेशन होता था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट इज द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा 0 हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, यानी यहाँ टाइम 0 है, टाइम इज इक्वल टू 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ग्राफ पे देखिए 0 है। जब टाइम 0 है, एंगल भी 0 है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0 है। जब एरिया वेक्टर यहां से घूमते हुए यहां पहुंच गया, इस समय तक टाइम t इज इक्वल टू हो गया t, यानी टाइम t गुजर गया, यानी t टाइम में थीटा रोटेशन इसका हुआ, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा है इसका, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। तो इस समय का इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी मान लीजिए ये जो एरिया वेक्टर का मैंने इस फेज डायग्राम में जो लेंथ दिया है वो ई नॉट दिया है। एक्चुअली ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है, एरिया वेक्टर नहीं होता है। फेजर डायग्राम में इस एरो का जो मैग्नीट्यूड होता है मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट के बराबर होता है। यानी इस फेजर डायग्राम के जो गोले का रेडियस होगा, सर्किल का जो रेडियस होगा, वो ई नॉट होगा। तो अभी का इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी जब टाइम t हो रहा है उस समय का इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी ई नॉट का साइन कंपोनेंट होगा। तो ये ई नॉट है और एक्स एक्सिस से एंगल थीटा लग रहा है, तो इसका साइन कंपोनेंट वाई एक्सिस पर आएगा E, यानी इस की लंबाई होगी, इस E की लंबाई होगी, E वेक्टर की लंबाई। यहाँ वेक्टर में मैंने दिखाया है, एक्चुअली वेक्टर होते नहीं है ये। ई नॉट इस ई की जो लंबाई है वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी इस ई नॉट लेंथ का साइन कंपोनेंट है और यही इस समय का इंड्यूस्ड ईएमएफ है जब टाइम हो रहा है टी। तो जरा देखिएगा, जब थीटा एंगल रोटेट कर गया तो उस समय का इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। अब रोटेशन और बढ़ा पाई बाई 2, यानी कि एरिया वेक्टर पूरी तरह से यहाँ आ जाता है, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, साइन 91 होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट होगा। यानी जब पाई बाई 2 रोटेट कर गया
तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ ई नॉट हो गया। और इस समय टाइम पीरियड T/4 हो गया। चूंकि एक चक्कर कॉइल को लगाने में T लगते हैं, तो ये 1/4 चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा, T/4। इस एक्सिस पर मैंने एंगल भी दिखाया है, टाइम भी दिखाया है, दोनों के करस्पॉन्डिंग टाइम और एंगल एक साथ दिखाए गए हैं। तो यहां देखिएगा एरिया वेक्टर का कब पोजीशन कहां, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का कहां, ध्यान दीजिएगा। जब टाइम 0 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। अब टाइम बढ़ते बढ़ते T हो गया, एरिया वेक्टर का पोजीशन ये है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी वैल्यू E हो गया। अब पूरी तरह से एरिया वेक्टर 90 डिग्री घूम गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E नॉट हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये घूमते घूमते अब 180 डिग्री यानी इनिशियल पोजीशन से 180 डिग्री एरिया वेक्टर घूम गया। तो इसका जरा देखिएगा कैसे हुआ है। ये देखिए घूमते घूमते 90, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ गया, घूमते घूमते 180, अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो गया, क्योंकि अभी तक एरिया वेक्टर 180 डिग्री घूम गया। 180 डिग्री घूमने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड से एरिया वेक्टर का एंगल 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो गया। और जब एरिया वेक्टर अगेन आगे घूमता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन जब 180 से बड़ा होता है तो साइन का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है। यानी अब देखिए, अब ये एरिया वेक्टर 180 पोजीशन से भी आगे बढ़ रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव। और इस प्रकार इस पोजीशन पर जब एरिया वेक्टर आ गया तो नेगेटिव मैक्सिमम हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। और फिर अगला 90 डिग्री घूमते घूमते तक में एक रोटेशन पूरा हो गया, एंगल 2 पाई और टाइम पीरियड T पूरा हो गया, एक रोटेशन कंप्लीट। तो इस प्रकार आप समझेंगे एसी में फेजर डायग्राम और एसी का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन है और उसका ये साइनसॉइडल ग्राफ, इसको मिलाकर के ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसी को समझने के बाद आप आगे एसी लेसन बहुत आसान आपके लिए होगा। और ये समझना तब आपके लिए आसान है जब आपने जनरेटर को पूरी तरह से समझा है। तो ये तो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन दिया, और सिमिलरली ही चलता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की तरह इंड्यूस करंट का भी चलता है, I = I नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे मान लीजिए कोई ये जो एसी है, एसी फोर्स को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। इस एसी फोर्स मान लीजिए कोई जनरेटर है, इसको हमने किसी रेजिस्टेंस में जोड़ रखा है, तो उस रेजिस्टेंस से कब कितना वोल्टेज है, किस टाइम पर कितना वोल्टेज है, यानी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यानी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का एक्सप्रेशन ये है, तो इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा I = I नॉट साइन ओमेगा टी, और उसका भी ग्राफ बिल्कुल सिमिलर बनेगा। इसलिए मैंने इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ बनाया। अगर इंड्यूस करंट का ग्राफ बनाता तो यहाँ I होता, यहाँ I नॉट होता, बाकी सर्किल वगैरह सब कुछ यही होता। लेकिन एक बात और समझ लेना जरूरी है, ये इंड्यूस ईएमएफ कॉस फंक्शन पे भी चलता है। E = E नॉट कॉस ओमेगा टी और I = I नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अब यहाँ ये आपको जानना होगा कि कॉस कैसे होगा। देखिए, अभी जो मैंने आपको केस समझाया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है और इनिशियली एरिया वेक्टर का पोजीशन ये है। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस हो जाए और एरिया वेक्टर का इनिशियली पोजीशन यही रहे, तो ऐसे केस में क्या होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो इंस्टेंटेनियस कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस पर आएगा। यानी कि अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस कंपोनेंट ये आएगा E, और इस E का वैल्यू इस ग्राफ पर लेंगे। यानी इस वक्त एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ देखिए मैक्सिमम। हम लोग जानते हैं एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होता है। लेकिन यहाँ इस फेजर डायग्राम में हम लोग एरिया वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल ले रहे हैं, यानी एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल 0 बना रहा है, तो इस समय इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम है। अब एरिया वेक्टर थीटा एंगल घूम गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ देखिए ये आ गया E नॉट से घट के अब आ गया E, और इस समय एंगल कितना घूम गया है थीटा, और टाइम कितना हो गया T, यहां से यहां तक आने में टाइम T लगे हैं। अब देखिएगा एरिया वेक्टर कैसे कैसे घूमता जा रहा है और इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे वेरी कर रहा है, ये देखिए। अब ये पूरी तरह से एरिया वेक्टर 90 डिग्री घूम गया, यानी एक्स एक्सिस से एंगल 90 डिग्री बना रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो गया। और इस पोजीशन में ध्यान दीजिए कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल 0 होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो ही जाता है। लेकिन इस ग्राफ में हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं एक्स एक्सिस से एंगल थीटा हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E, एक्स एक्सिस से एंगल 90 डिग्री हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0।
यानी देखिए कॉस 90 होने पे 0 होता है, इसीलिए ये कॉस फंक्शन पे चल रहा है, और इस ई का कॉस कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे आ रहा है, यहाँ ध्यान देने की आपको जरूरत है। यानी इस ई का इंड्यूस ईएमएफ ई नॉट का कॉस कंपोनेंट यहाँ लेंगे, जिसका वैल्यू ई है, वो ई कितना होगा, ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब एक बार पूरा रोटेशन ध्यान दें, ये देखिए 90 डिग्री घूमने पे 0 हो गया, और फिर 180 डिग्री घूमने पे नेगेटिव मैक्सिमम हो गया, और फिर आधा चक्कर और पूरा करने पर अगेन पॉजिटिव मैक्सिमम हो गया। यानी एक चक्कर पूरा होता है इस ग्राफ में, यानी ग्राफ का एक वेव कंप्लीट हो गया। ऐसे ही रोटेशन चलते जाएगा। यहाँ भी मैंने टाइम और एंगल दोनों एक साथ बना रखे हैं, इसको ध्यानपूर्वक आप स्टडी करेंगे तो ये समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस वीडियो को आप बार बार देखें, ध्यानपूर्वक देखें, और कैसे फेजर डायग्राम के अनुसार इस साइनोसॉइडल ग्राफ को दिखाया गया है, यानी कि साइन वेव को दिखाया गया है, और यहाँ कॉस वेव को दिखाया गया है। दोनों को स्टडी कर लें। क्वेश्चन दोनों फॉर्म में हो सकता है, साइन के फॉर्म में भी हो सकता है, कॉस के फॉर्म में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं है। तो ध्यानपूर्वक इसको देखें। धन्यवाद।